कांग्रेस की सरकारों का त्यागपत्र। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ और 5 सितंबर को भारतीय राजनीतिक दलों से विचार किए बिना सरकार ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम का विरोध किया और गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से स्पष्ट कर दिया कि इस बार बिना शर्त समर्थन नहीं करेंगे। उनका मानना था कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। केंद्र में एक उत्तरदायी सरकार हो तथा भारत की सुरक्षा भारतीयों के अंतर्गत रखी जाए। चूंकि सरकार ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया, इसलिए अक्टूबर के अंत तक सभी कांग्रेस सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। व्याख्या: कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा क्यों दिया? स्थिति क्या थी? 3 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसके 2 दिन बाद 5 सितंबर को ब्रिटिश सरकार ने भारत से कोई राय नहीं ली और भारत को भी युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। कांग्रेस ने क्यों विरोध किया? गांधी जी और कांग्रेस ने कहा, अगर भारत को युद्ध में झोंका जा रहा है तो भारत को कम से कम अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार होना चाहिए। गांधी जी ने साफ कहा, इस बार बिना शर्त ब्रिटिश सरकार को समर्थन नहीं मिलेगा। कांग्रेस की क्या मांग थी? केंद्र में एक उत्तरदायी जिम्मेदार सरकार बनाई जाए। भारत की सुरक्षा का जिम्मा भारतीयों को दिया जाए, न कि सिर्फ अंग्रेजों को। उदाहरण: जैसे अगर स्कूल में लड़ाई शुरू हो जाए और प्रिंसिपल छात्रों से बिना पूछे कुछ छात्रों को सजा दे दे, तो वे छात्र कहें, अगर हमसे सलाह नहीं ली जा रही तो हम इस स्कूल की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। जब ब्रिटिश सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अक्टूबर 1939 के अंत तक कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। निष्कर्ष: कांग्रेस ने दिखा दिया कि वे सिर्फ सत्ता नहीं चाहते, बल्कि स्वराज और जिम्मेदारी भी चाहते हैं। और अगर उनके साथ अन्याय होगा तो वे सत्ता छोड़ने से भी नहीं हिचकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद एवं वामपंथ का बढ़ता हुआ प्रभाव। 1920 तथा 1930 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक एवं आर्थिक मोर्चे एक दूसरे के निकट आने लगे और स्वतंत्रता के लक्ष्य में भी परिवर्तन हुआ। अब स्वतंत्रता का लक्ष्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता का भी लक्ष्य बन गया। निम्नलिखित कारणों से समाजवाद को प्रेरणा मिली। 1. 1917 की रूस की साम्यवादी क्रांति। 2. युवाओं का एक वर्ग गांधीवादी समाधान से संतुष्ट नहीं था। 3. 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमजोरी को उद्घाटित कर दिया। व्याख्या: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में समाजवाद और वामपंथ का असर कैसे बढ़ा? 1920 और 1930 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का रूप बदलने लगा। अब लोग सिर्फ अंग्रेजों से आजादी, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, बल्कि चाहते थे कि सभी लोगों को आर्थिक और सामाजिक बराबरी भी मिले। समाजवाद क्यों लोकप्रिय होने लगा? 1917 की रूस की क्रांति। रूस में लोगों ने जार राजा की सत्ता को हटाकर साम्यवादी सरकार बनाई। इससे भारत के लोगों को लगा कि सामाजिक बराबरी और गरीबों के हक के लिए भी कुछ किया जा सकता है। उदाहरण: अगर रूस के गरीब मजदूर अपनी सरकार बना सकते हैं, तो भारत में भी बदलाव संभव है। गांधी जी का तरीका कुछ युवाओं को कमजोर लगा। कुछ युवाओं को लगा कि गांधी जी की अहिंसक पद्धति और समझौते से बहुत धीरे बदलाव हो रहा है। वे चाहते थे कि गरीबों, मजदूरों और किसानों के हक के लिए तेज और सीधा संघर्ष किया जाए। 1929 की आर्थिक मंदी। जब पूरी दुनिया में बाजार ढह गया और नौकरियां चली गईं, तब लोगों को लगा कि पूंजीवाद जिसमें अमीर और अमीर होता जाता है, की अपनी कमजोरियां हैं। उदाहरण: एक किसान को लगा कि महाजन और पूंजीपति ही फायदेमंद हैं। उसे कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए वह भी समाजवादी विचारों की तरफ झुकने लगा। नतीजा क्या हुआ? अब स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं रहा, बल्कि लोग गरीबी हटाने, समान अधिकार और समाज में बराबरी की बात भी करने लगे। इसी सोच को समाजवाद कहा गया। भारतीय राजनीति में समाजवादी एवं वामपंथी आंदोलन। कम्युनिस्ट आंदोलन। सर्वप्रथम एन राय ने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, किंतु औपचारिक रूप में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत 1925 में कानपुर से हुई, जब एम सिंगार बेलू की अध्यक्षता में कम्युनिस्ट पार्टी की अखिल भारतीय बैठक हुई। इसमें श्रीपद अमृत डांगे, नलिनी सेनगुप्त, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी आदि शामिल हुए। फिर सन 1929 में कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टी ने श्रमिक एवं किसान पार्टी का गठन कर उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। व्याख्या: भारत में वामपंथी और कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? भारत में जब लोगों को लगा कि सिर्फ अंग्रेजों को हटाना काफी नहीं है, बल्कि गरीबी, भेदभाव और शोषण भी खत्म करना जरूरी है, तब कुछ लोग समाजवाद और कम्युनिज्म जैसे विचारों की ओर झुकने लगे। यही से वामपंथी आंदोलन शुरू हुआ।
कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत। विदेश में शुरुआत। 1920 में एन राय नाम के भारतीय विचारक ने ताशकंद, अब उज्बेकिस्तान में जाकर एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। इसका मकसद था समाज में बराबरी लाना और शोषण खत्म करना। भारत में पहली बैठक 1925 कानपुर। भारत में औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कानपुर में हुई। उदाहरण, इस बैठक की अध्यक्षता एम सिंगार बेलू ने की थी और इसमें डांगे, नलिनी सेनगुप्त, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी जैसे नेता शामिल हुए। श्रमिक और किसान को संगठित करने की कोशिश 1929 में कम्युनिस्टों ने श्रमिक और किसान पार्टी बनाई ताकि मजदूरों और किसानों को एक साथ लाया जा सके और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई जा सके। उदाहरण से समझें, मान लीजिए किसी गांव में एक किसान है जो जमींदार और महाजन के कर्ज से परेशान है, या एक मजदूर है जिसे मेहनत के बावजूद कम पैसा मिलता है, तो कम्युनिस्ट आंदोलन ऐसे लोगों को एकजुट करता और उनके हक की लड़ाई लड़ता। कांग्रेस समाजवादी दल CSP। 1933 में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नासिक जेल में एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठित करने का निर्णय लिया। ये पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत ही कार्य करती। फिर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। इसके कुछ महत्वपूर्ण नेता आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अन्नपूर्णानंद सिंह, मीनू मसानी, अशोक मेहता आदि थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस पार्टी को आशीर्वाद जरूर दिया, लेकिन वे सदस्य नहीं बने। इस पार्टी ने अपना लक्ष्य बताया कि संगठन एवं विचारधारा के अंतर्गत कांग्रेस को समाजवाद की ओर मोड़ना। व्याख्या, कांग्रेस समाजवादी पार्टी CSP क्या थी और क्यों बनी? 1930 के दशक में कुछ कांग्रेस नेताओं को ये लगने लगा कि आजादी की लड़ाई के साथ साथ गरीबी, भेदभाव और आर्थिक असमानता से भी लड़ना जरूरी है। इसलिए 1933 में नासिक जेल में कांग्रेस के कुछ नेता इकट्ठा हुए और उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक समाजवादी पार्टी बनाने का फैसला किया। इस पार्टी की शुरुआत और प्रमुख नेता 1934 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस समाजवादी पार्टी CSP बनाई गई। इसके प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अन्नपूर्णानंद सिंह, मीनू मसानी, अशोक मेहता। जवाहरलाल नेहरू इस विचार से सहमत थे और इसे समर्थन देते थे, लेकिन वे इसके सदस्य नहीं बने। इसका उद्देश्य क्या था? इस पार्टी का मकसद था कि कांग्रेस को समाजवाद की दिशा में ले जाए। उदाहरण, जैसे अगर कांग्रेस अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो ये पार्टी चाहती थी कि गरीबों, किसानों, मजदूरों के हक की भी लड़ाई लड़ी जाए ताकि आज़ादी के बाद सभी को बराबरी और सम्मान से जीने का हक मिले। इस तरह कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई सोच और दिशा जोड़ी, जिससे आर्थिक और सामाजिक बराबरी की बात भी जोर पकड़ने लगी। कांग्रेस पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित युवा नेताओं का प्रभाव। कांग्रेस पर जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इनके द्वारा विभिन्न अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई और उनमें सर्वाधिक कार्यक्रम चलाए गए। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर, 1939 के लखनऊ और 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1929 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने घोषित किया कि मैं समाजवादी हूं। फिर 1936 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मानता हूं कि भारत और विश्व की समस्या का एकमात्र हल समाजवाद है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिर 1939 में भी वे अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु त्रिपुरी अधिवेशन एक संकट का शिकार हो गया। व्याख्या, समाजवादी सोच और युवा नेताओं का कांग्रेस पर असर। 1920 और 1930 के दशक में जब आज़ादी की लड़ाई तेज हो रही थी, तब कांग्रेस में कुछ युवा नेता ऐसे थे जो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि गरीबी, असमानता और शोषण को भी खत्म करना चाहते थे। इन्हीं में से दो सबसे प्रमुख नेता थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेहरू जी का योगदान और सोच। 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने साफ कहा, मैं समाजवादी हूँ। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने कहा, भारत और दुनिया की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है। उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीबों के हक की बात की और चाहते थे कि आज़ादी के बाद सबको बराबरी का अधिकार मिले। सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व। बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की और कांग्रेस को तेज और साहसी नेतृत्व दिया। 1939 में फिर से वे अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कुछ पुराने नेताओं से उनकी नीतियों पर मतभेद हो गया, खासकर गांधी जी से। इसके कारण 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन तनाव भरा हो गया और बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उदाहरण से समझें,
मान लीजिए कांग्रेस एक स्कूल है और उसमें कुछ विद्यार्थी नेहरू बोस जैसे ये कहने लगे कि सिर्फ परीक्षा पास करना काफी नहीं, बल्कि हर बच्चे को अच्छी किताबें, खाना और खेल का अधिकार भी मिलना चाहिए। यानी सिर्फ आजादी नहीं, बराबरी भी जरूरी है। नतीजा, इन युवा नेताओं की सोच ने कांग्रेस के एजेंडे में समाजवाद यानी गरीब और अमीर के बीच का फासला कम करने की बात को शामिल किया। इससे आजादी की लड़ाई में एक नई सोच और दिशा जुड़ गई। समाजवाद अथवा वामपंथ का योगदान: 1. किसानों और श्रमिकों को संगठित किया। 2. स्वतंत्रता की परिभाषा बदल दी तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता पर भी बल दिया। 3. कांग्रेस के कार्यक्रम को भी समाजवाद की दिशा दे दी। उदाहरण के लिए 1931 का कराची अधिवेशन 20 सूत्री समाजवादी कार्यक्रम। 4. 1936 का लखनऊ अधिवेशन एवं 1937 के फैजपुर अधिवेशन में प्रगतिशील कृषि कार्यक्रम तथा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में योजना समिति का गठन। व्याख्या: समाजवाद या वामपंथ का भारतीय आजादी की लड़ाई में योगदान। सरल भाषा में, समाजवाद और वामपंथ का मतलब है ऐसी सोच जो सिर्फ आजादी की बात नहीं करती, बल्कि यह भी कहती है कि हर व्यक्ति को रोटी, रोजगार, जमीन और बराबरी भी मिलनी चाहिए। इसी सोच ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। मुख्य योगदान उदाहरण सहित: किसानों और मजदूरों को जोड़ा गया। पहले आंदोलन में किसान और मजदूर बहुत पीछे थे। समाजवादी नेताओं ने उन्हें संगठित किया, जैसे किसान सभाओं और ट्रेड यूनियनों का गठन किया गया। उदाहरण: 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। आजादी का मतलब बदला। अब आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि गरीबी, भूखमरी और भेदभाव को भी मिटाना था। अब लक्ष्य बना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरह की आजादी। कांग्रेस के कार्यक्रम को नया दिशा। 1931 के कराची अधिवेशन में 20 सूत्रीय समाजवादी एजेंडा अपनाया गया, जैसे सभी को रोजगार, न्यूनतम मजदूरी, समान कानून, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव न हो। किसानों और योजनाओं पर जोर। 1936 के लखनऊ अधिवेशन और 1937 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने किसानों के लिए ठोस नीतियां बनाई। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने योजना समिति बनाई, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर दिशा मिल सके। उदाहरण से समझें, जैसे एक स्कूल में बच्चों को सिर्फ किताबें देना काफी नहीं, हर बच्चे को खाना, खेल और बराबरी का व्यवहार भी जरूरी है। समाजवादी नेताओं ने यही सोच राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ी, सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि इंसाफ भी। नतीजा, समाजवादी सोच ने आजादी की लड़ाई को जनता के हक और जरूरतों से जोड़ा, जिससे आंदोलन और ज्यादा मजबूत और गहरा हो गया। सीमाएं। 1. कांग्रेस पार्टी ने चीन की कांग्रेस पार्टी से विपरीत भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपनी व्याख्या नहीं की और हमेशा मॉस्को से निर्देशित होती रही। 2. कांग्रेस समाजवादी दल ने अपना पहला लक्ष्य राष्ट्रवाद को बनाया और फिर समाजवाद को। 3. संकट के समय भी विभिन्न समाजवादी संगठन संयुक्त मोर्चा बनाने में चूक गए। उदाहरण के लिए त्रिपुरी संकट। व्याख्या: समाजवाद और वामपंथ की सीमाएं। सरल भाषा में, हालांकि समाजवादी और वामपंथी विचारधारा ने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी, फिर भी इनकी कुछ कमजोरियां सीमाएं थी, जिससे ये पूरी तरह प्रभावी नहीं बन पाए। मुख्य सीमाएं उदाहरण सहित: हर चीज रूस मॉस्को से पूछना। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी रणनीति भारत की जरूरतों के हिसाब से नहीं बनाई, बल्कि रूस की कम्युनिस्ट पार्टी मॉस्को के आदेशों पर चलती रही। उदाहरण: रूस कहे तो आंदोलन करो, रूस मना करे तो रुक जाओ। इसने भारत के अंदर उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। राष्ट्रवाद पहले, समाजवाद बाद में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले देश की आजादी, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी और समाजवाद, बराबरी की व्यवस्था को पीछे कर दिया। इससे कई लोग भ्रम में रहे कि इनका असली मकसद क्या है, देश को आजाद कराना या आर्थिक और सामाजिक सुधार लाना। एकता की कमी, आपस में बटे रहे। जब देश में संकट था या महत्वपूर्ण समय था, तब ये सारे समाजवादी संगठन एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाए। उदाहरण: 1939 का त्रिपुरी संकट। सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के बीच मतभेद हुए, परंतु समाजवादी दल आपस में एक होकर कोई मजबूत भूमिका नहीं निभा पाए। उदाहरण से समझें, जैसे किसी स्कूल के छात्र नेता बहुत अच्छे आइडिया रखते हों, जैसे स्कूल में सबको किताब मिले, खाना मिले, खेल का समय मिले, लेकिन अगर वो हर कदम पर बाहर के स्कूल से पूछें, अपने आपसी झगड़ों में उलझ जाएं और कभी एकजुट न हो पाए, तो उनके अच्छे आइडिया भी सफल नहीं हो पाते। नतीजा: समाजवादी और वामपंथी सोच अच्छी थी,
लेकिन आंतरिक भ्रम, बाहरी निर्देशों पर निर्भरता और आपसी फूट की वजह से वे आंदोलन में उतनी ताकत नहीं ला सके जितनी ला सकते थे। महिलाओं में जागृति। डॉक्टर सरोजनी नायडू एवं श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से महिला मताधिकार के मुद्दे को प्रोत्साहन मिला था। प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में महिलाओं को 1930 तक मताधिकार मिल चुका था। फिर 1935 में केंद्रीय विधानमंडल में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ तथा उनके लिए सीटें भी आरक्षित की गईं। व्याख्या। महिलाओं में जागरूकता कैसे बढ़ी? सरल भाषा में, जब भारत में आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय महिलाओं को भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया गया। इसमें दो बड़ी महिलाओं का बहुत योगदान रहा, डॉक्टर सरोजनी नायडू और श्रीमती एनी बेसेंट। उदाहरण सहित समझिए। मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार। पहले महिलाओं को चुनाव में वोट देने का हक नहीं था। सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने यह मांग उठाई कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। पहला कदम, प्रांतीय विधानसभाओं में अधिकार। इनके प्रयासों से 1930 तक भारत के कई प्रांतों में महिलाओं को चुनाव में वोट देने की अनुमति मिल गई। जैसे कोई महिला उत्तर प्रदेश या बंगाल में रहती थी तो वो अपने क्षेत्र के नेता को वोट दे सकती थी। दूसरा कदम, केंद्रीय संसद में भागीदारी। 1935 में जब केंद्र में कानून बनाया गया तब महिलाओं को भी वहां वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए कुछ सीटें भी आरक्षित कर दी गईं ताकि वे राजनीति में आगे आएं। छोटा उदाहरण, जैसे पहले स्कूल में लड़कों को ही कप्तान बनने दिया जाता था, फिर कुछ लड़कियों ने मांग की कि हमें भी ये मौका मिलना चाहिए। जब स्कूल ने उनकी बात मानी तो लड़कियां भी कप्तान बनने लगी। ठीक वैसे ही सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट के प्रयासों से महिलाएं राजनीति में भाग लेने लगीं। निष्कर्ष, महिलाओं को मतदान और राजनीतिक अधिकार दिलाने में इन दोनों महिलाओं की बड़ी भूमिका रही, जिससे भारत में महिला जागरूकता और समानता की शुरुआत मजबूत हुई। किसानों में जागृति। 1920 के दशक में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। फिर 1936 के दशक में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय सभा का गठन हुआ। 1937-38 में बिहार के बहरियाताल में कालियानंद शर्मा के नेतृत्व में बकाश्त आंदोलन हुआ। व्याख्या। किसानों में जागरूकता कैसे आई? सरल भाषा में समझिए। 1920 के दशक में जब भारत में आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी तब किसानों को भी यह समझ आने लगा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनसे ज्यादा कर लिया जा रहा था, उनकी जमीन छीनी जा रही थी और उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी शुरू की। उदाहरण सहित बातें। प्रांतीय किसान सभाएं बनी। 1920 के दशक में अलग अलग राज्यों में किसानों की सभा ऑर्गेनाइजेशन बनी, जहां किसान मिलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते और विरोध करते। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में किसानों ने अपने अधिकारों के लिए संगठन बनाए। अखिल भारतीय किसान सभा 1936। पूरे देश के किसानों को एक मंच पर लाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा बनाई। इसका मकसद था किसानों को एकजुट करना, जमींदारी और अत्यधिक कर के खिलाफ आवाज उठाना। बकाश्त आंदोलन 1937-38। बकाश्त का मतलब होता है वो जमीन जिसे किसान खुद जोत रहा हो लेकिन जमींदार जबरन वापस लेना चाहे। बिहार के बहरियाताल इलाके में जब जमींदार किसानों की जमीन हड़पने लगे तो कालियानंद शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। इस आंदोलन से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा और वे अपने हक के लिए संगठित हुए। छोटा उदाहरण, जैसे अगर स्कूल में बच्चों से जबरदस्ती ज्यादा होमवर्क करवाया जाए और उनका खेलने का समय छीना जाए तो बच्चे मिलकर एक समूह बना लेते हैं और प्रिंसिपल से अपनी शिकायत रखते हैं। ठीक वैसे ही किसानों ने भी अन्याय के खिलाफ संगठनों और आंदोलनों के जरिए आवाज उठाई। निष्कर्ष, 1920 और 1930 के दशक में किसानों ने अपने हक के लिए संगठित होकर संघर्ष शुरू किया। सहजानंद सरस्वती और कालियानंद शर्मा जैसे नेताओं ने किसानों को आवाज दी और अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। इससे किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ता चला गया।